जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। 0 से 360 जाने का क्लियर मतलब क्या है कि भाई पार्टिकल ट्रैवल करता हुआ ऐसे या पूरा घूम के जा रहा है। ठीक है, जो एक्सेलरेशंस डेवलप हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। उसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ पे ए एक्स। उसूलन तो ए सी वाई ए सी एक्स होना चाहिए, अगर ए वाई ए एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी कॉस थीटा के, क्योंकि कंपोनेंट तो ए सी का है, और ए वाई बराबर होगा ए सी साइन थीटा के। बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं हम। तो इतना पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए। इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए सी जो है वो क्या होना चाहिए, तो आंसर करें। इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए सी कौन सा होना चाहिए, ए वाई होना चाहिए या ए एक्स होना चाहिए। समीर ताहिर साहब, पहला सही आंसर आपने दिया, ए एक्स या ए सी कॉस थीटा। क्योंकि बेसिकली हमें प्रोजेक्शन का डायरेक्शन नहीं देखना होता, प्रोजेक्शन की मूवमेंट का डायरेक्शन देखना होता है। अल्फाज पे गौर करिएगा, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, 0 से 360 पे जा रहा है। ठीक है, हमें बेसिकली जो है वो प्रोजेक्शन का डायरेक्शन नहीं देखना है, प्रोजेक्शन की मूवमेंट का डायरेक्शन देखना है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है 0 से 180 भी अगर, ठीक है, तो पहले प्रोजेक्शन इधर है, फिर प्रोजेक्शन इधर आएगा, फिर प्रोजेक्शन इधर आएगा, फिर प्रोजेक्शन इधर आएगा। यानी प्रोजेक्शन की जो मूवमेंट है, जो शेडो की मूवमेंट है, वो प्रोजेक्शन की मूवमेंट या शेडो की जो मूवमेंट है वो कैसे है, लेफ्टवर्ड। प्रोजेक्शन की मूवमेंट लेफ्टवर्ड है और ए एक्स का डायरेक्शन भी लेफ्टवर्ड है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो प्रोजेक्शन के मूवमेंट के डायरेक्शन है, प्रोजेक्शन के डायरेक्शन में नहीं, प्रोजेक्शन की मूवमेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको बेसिकली इफेक्टिव कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो ए एक्स या ए सी जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड चीजें नहीं, इतनी चीजें अबाउट प्रोजेक्शन तकरीबन काफी होती हैं। ठीक है, इसके बाद अब स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी है। स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी में कॉमन चीजें मगर लॉजिकल चीजें हैं। स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी सेकंड केस है एसएचएम का, जिससे हम मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का भी इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस थी और एक सपोर्ट है, इधर जो है वो यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्ट हुआ हुआ है और इधर एक बॉडी है। और से डायग्राम को बस देखते रहिएगा, अल्फाज सुनते रहिएगा, खुद ही हो जाएगा ये इंशाल्लाह। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं ये तो कहलाती है अप्लाइड फोर्स, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी डिस्प्लेस करेगी, बॉडी मूव करके यहाँ से आगे की तरफ जाएगी। देखिए बड़ी सिंपल सिंपल टर्म्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे लिखा हुआ होता है कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स द बॉडी इज स्ट्रेच्ड। मेरा जो सेंटेंस है, जो जुमला है, वो गौर से सुनिएगा। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, बॉडी स्ट्रेच हो गई। क्या ये जुमला सही है? अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने से बॉडी स्ट्रेच हो गई और आगे चली गई। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि स्प्रिंग मुनीबा मुनीबा रहमान शाबाश, बाकी लोगों ने
तनकीद की, आपने जो है वो इसका आंसर दे दिया कैसा क्यों है। बेसिकली स्प्रिंग स्ट्रेच कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए। भाई मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं हो गए, गैस कंप्रेस हो गई, कोई मटेरियल कंप्रेस हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो गए, मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ और स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग की वजह से ये बॉडी मूव करके यहाँ से आगे की तरफ चली गई। बॉडी का मास क्या था, m था। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट सिंपली यहाँ पे x के बराबर था, ठीक है। अब कुछ रिलेशन लिखे हैं आगे ले जाके, अगर इसको छोड़ दें हम, ये बॉडी रुकेगी तो नहीं, पलट के वापस आएगी। जिस फोर्स से बॉडी पलट के वापस आती है ये रीस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। रीस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ रिलेशंस लिखे हैं। रिलेशन ए लिखा हुआ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एक रिलेशन लिखा हुआ है Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एक लिखा हुआ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fs या ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इन चार में से करेक्ट कौन सा है। मतलब आंसर क्या होना चाहिए। समीर ताहिर। शावर समीर साहब। पहला रिलेशन ही सही है, बाकी रिलेशन सही नहीं है, क्योंकि बाकी जो दूसरा वाला रिलेशन है ये एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। सिर्फ एक्स नहीं होता, माइनस एक्स होता है। और ये वाला भी जो रिलेशन है ये भी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एफ एस होता है, ठीक है। इसकी भी वजह क्या है कि भाई अगर देखा जाए ना, एफ का मतलब क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। एफ का मतलब क्या है, अनबैलेंस फोर्स। असल में अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाने का डायरेक्शन राइटवर्ड था। दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए लिख दिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब सेकंड जो ये वाली टर्म आ रही थी ना, इसमें क्या है कि भाई x का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के बढ़ाने का डायरेक्शन राइटवर्ड है और fs का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। डायरेक्शन अपोजिशन है, इसलिए कहते हैं कि fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। और इसमें भी यही है कि भाई अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन राइट है और इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे रिवर्स फोर्स क्या होगा, उतना ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे केस में लाजमी सी बात है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें भी नेगेटिव साइन लगेगा। तो पहले वाली ये जो कंडीशन थी ना, अप्लाइड फोर्स मतलब अनबैलेंस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी है और सेम डायरेक्शन में भी है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें ऐसी पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, ठीक है। बहरहाल इसी से रिलेटेड ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, अप्लाइड फोर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एन कांस्टेंट आ गया, तो F इज इक्वल टू के एक्स, एक फॉर्मूला बन गया। और K जो है वो बराबर आ गया है F अपॉन एक्स के। K बराबर आ गया F अपॉन एक्स के। K क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल बारीक सा स्प्रिंग है, यहाँ पे सरफेस है, अगर एक बिल्कुल बारीक सा स्प्रिंग है अटैच हुआ हुआ, इस स्प्रिंग पे
अगर हमने फोर्स अप्लाई की और ये कंप्रेस हुआ, यूनिट कंप्रेस हुआ, मतलब 1 सेंटीमीटर इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, इतनी फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से 1 सेंटीमीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ से तक लाने में फोर्स कितनी लगी? फॉर एग्जांपल 10 की। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 10 न्यूटन पर मीटर के बराबर, 10 न्यूटन पर मीटर के बराबर है। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट कभी 1 सेंटीमीटर है, कभी 1 मीटर है, कभी 1 मिलीमीटर है, ऐसा यूनिट मैंने लिखा है। अगर मीटर में चल रहा हो तो न्यूटन पर मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर कोई थोड़ा हार्ड स्प्रिंग था, हार्ड स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ, इसको भी फोर्स लगानी है और फोर्स लगा के यूनिट डिस्प्लेसमेंट करवाना है। तो इस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए या 1 मीटर तक मूव कराने, इसमें 1 मीटर कर देते हैं, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। 1 मीटर तक मूव कराने के लिए अगर आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इसका मतलब क्या है? इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो 100 न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा। तो याद दिला रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग में यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो दरअसल स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू डिपेंड करती है हार्डनेस ऑफ मटेरियल पे, डायमीटर ऑफ वायर पे, कि जो वायर इस्तेमाल हुआ है वायर का डायमीटर कम है या वायर का डायमीटर ज़्यादा है, जो वायर इस्तेमाल हुआ उसके डायमीटर पे, और डायमीटर स्प्रिंग। सिंपल फैक्टर है, आप खुद भी सोच सकते हैं इसके बारे में। तो देख लेते हैं, शायद किसी का कोई सवाल था। स्प्रिंग इलास्टिसिटी के नहीं, ऐसा बेटा कोई ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इलास्टिसिटी तो हर चीज़ में होती है, चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे कोई भी चीज़ हो। अच्छा, स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई इसमें टाइम पीरियड का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। फिर इसमें टाइम पीरियड का फार्मूला एक इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है? एक्स जीरो हो जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पे, और मीन पे एक्स जीरो हो जाता है, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन एम, ये फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी में मिनिमम तो वेलोसिटी होती जीरो है, उसके लिए फार्मूला तो नहीं होता, मिनिमम वेलोसिटी तो किसी भी चीज़ में जीरो के बराबर ही होती है। इसी तरह से जो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। और टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है, सॉरी, हाफ के एक्स स्क्वायर का। पोटेंशियल का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर और टोटल एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूलाज और सेफ साइड आपने याद रखने हैं। प्री इंजीनियरिंग वालों के पेपर में इससे कनेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, एक्स गिवन है, के गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है, देन टोटल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इस तरह की कैलकुलेशन प्री इंजीनियरिंग वालों के लिहाज से आती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कॉमन दो क्वेश्चंस हैं वो जरा क्लियर करिएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट बहुत सारी जगहों पे बहुत किताबों में सवाल दिया हुआ है, स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, वैल्यू नहीं बताई हुई कि 10 न्यूटन पर मीटर है या 100 न्यूटन पर मीटर है, वैल्यू नहीं बताई हुई, सिर्फ इसका कांस्टेंट क्या है? के बराबर है, ठीक है। देन इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
बस इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी नहीं हुआ मगर 4 इक्वल पार्ट्स में हम कह रहे हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डैश k/4 4/k। आंसर आने शुरू हो गए माशाल्लाह से अभी से। नहीं अभी आंसर गलत करते हैं। नन ऑफ देम पहले से बोल रहे थे ना। सही है सही है सही है। नन ऑफ देम आंसर क्या हो गया, नन ऑफ देम हो गया। सही है, क्योंकि अगर सही आंसर देखा जाए तो भाई स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो उसका आंसर जो है वो लाजमी सी बात है के ही होना चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है कांस्टेंट ही रहता है, कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती। ठीक है, अब एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करना है। अगर इसी तरह का स्प्रिंग था, सेम स्प्रिंग है, 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है। 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करने में, 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में फोर्स किस में ग्रेटर लगेगी, किस में फोर्स जो है कंप्रेशन की फोर्स और स्ट्रेचिंग की फोर्स, कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, कौन सी फोर्स कम होगी, क्या होगी? मुनीबर रहमान, शाबाश। फोर्स ऑफ कंप्रेशन या फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग हमेशा सेम होती है। हमें लग रहा होता है कि कंप्रेशन में फोर्स कम लग रही है, स्ट्रेचिंग में फोर्स ज़्यादा लग रही है, ये सिर्फ सस्पेंशन की वजह से हमें ऐसा फील होता है, वरना कंप्रेशन के लिए या स्ट्रेचिंग के लिए फोर्स हमेशा बिल्कुल बराबर बराबर ही होती है। इन सारी चीज़ों के बाद अब नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक, और थर्ड टॉपिक है पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम को याद है ना, डिफाइन कैसे करते थे? एक पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है और एक स्फीयर जो है वो यहाँ पे शो कर दिया, स्फेरिकल शेप है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बना दिया। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग नहीं है। इसमें आते हैं कॉमन सेंस वाले सवाल। फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, स्फेरिकल पॉइंट मास, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट ये कहलाता है बेसिकली पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम। ठीक है, देखिए स्फेरिकल पॉइंट मास लगाते हैं हमेशा, पॉइंट का मतलब क्या होता है, सिंगल। स्फेरिकल पॉइंट मास लगाते हैं, कभी भी क्यूब की फॉर्म का या स्टार शेप का पॉइंट मास जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता। पॉइंट मास कभी भी स्क्वायर शेप का नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? एयर फ्रिक्शन में चेंज आएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम भी वेरी कर दे, तो हम कोई भी किसी किस्म का और कोई पॉइंट मास अप्लाई नहीं कर रहे। पॉइंट मास दूसरा अप्लाई ना करने की वजह क्या है, कोई भी और रेगुलर शेप ना इस्तेमाल करने की वजह क्या है? एक तो दूसरा कोई शेप इस्तेमाल करेंगे तो एयर फ्रिक्शन में चेंज आएगा, ठीक है, और दूसरा लेंथ ऑफ पेंडुलम में भी चेंज आएगा। दोनों फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमेशा स्फेरिकल मास जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्फेरिकल पॉइंट मास कभी भी इस तरह का कोई दूसरा मास जो है हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें डायग्राम को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए, डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, कंडीशन क्या है, तो एक दफ़ा थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम देख लें, फिर तो इसके जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वही हमें कवर करना होता है थोड़े बहुत। कि भाई पेंडुलम को थोड़ा सा एक्सट्रीम पे लेकर गए, जो चीज़ पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग वेट डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा है, टेंशन जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रही है, जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, एफ। ठीक है, पेंडुलम की तरह से
पेंडुलम की तरह से इसमें कंपोनेंट बनाते हैं, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो ये जो एफ है ये एक्स एक्सिस में है, जो टी है वो वाई एक्सिस में है, बट ये जो डब्ल्यू है किसी एक्सिस में नहीं और वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डब्ल्यू के दो कंपोनेंट बना देते हैं, डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स। ठीक है, एंगल इधर का और इधर का एंगल बराबर होता है, इसलिए थीटा वाई एक्सिस पे लेना पड़ता है। अब डब्ल्यू वाई क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, डब्ल्यू वाई बेस है, इसलिए किसके बराबर होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा के या एम जी कॉस थीटा के, ये बात पूछी जाती है। डब्ल्यू एक्स राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, क्या आएगा, डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा। When the pendulum is moving, और से सुने, when the pendulum is moving towards the mean position, then the effective component of weight is dash. पेंडुलम किधर मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है, तो इफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो कौन सा होना चाहिए, बात समझ में आ रही है ना। फ्रॉम मुनीबर रहमान अवश, पहला सही आंसर जो है इफेक्टिव कंपोनेंट ये होगा, ये आंसर दिया है रहमान, शाबाश उनका। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर हम और बात करते हैं, फार्मूला इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपन, बार बार ये फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है। सेकंड्स पेंडुलम भी साथ साथ ही देख लें, फिर तो इसमें कुछ नई चीज़ बचेगी नहीं, सिर्फ इसके सवाल ही रह जाएंगे। सेकंड्स पेंडुलम क्या है, कोई डिफरेंट सा पेंडुलम तो है नहीं कि अलग सी शक्ल का पेंडुलम हो, सिर्फ पेंडुलम अगर मूव करके वापस आया, टाइम 2 सेकंड है, तो ये कहलाता है बेसिकली सेकंड्स पेंडुलम। ऐसा कोई पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, ये सिंपली कहलाता है सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, अभी ये कंडीशन किस तरह की है, जैसे अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर सवालों की बात कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अर्थ की सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे पास एक सेकंड्स पेंडुलम था, सेकंड्स पेंडुलम का टाइम, सेकंड्स पेंडुलम क्या दिया, तो भाई टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड्स के बराबर होगा। ठीक है, इसे अब ले गए मून पे, सेकंड्स पेंडुलम को मून पे ले गए, तो सेकंड्स पेंडुलम को अगर हम मून पे ले जाएं, तो मून पे ले जाने के बाद इसकी लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सेकंड्स पेंडुलम को मून पे ले गए तो उसकी लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट, फरीना शाबाश भाई, लेंथ क्यों, अब वहां पे जाके सेकंड्स पेंडुलम थोड़ी है, वहां पे तो बस लेकर गए हैं, टाइम पीरियड पता नहीं क्या, लेंथ तो कांस्टेंट होती है, लेंथ पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड पे चेंज आएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या टाइम पीरियड कम हो जाएगा या टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू नहीं पूछी जा रही, तो फिर पूछा जा रहा है कि when the second pendulum is transferred towards the surface of moon, then the time period of second pendulum, the time period of pendulum will be increase, decrease, constant या none of that, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, शाबाश बेहतरीन। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो बाय लॉजिक है या फिर बाय फिजिकल कंडीशन है, बाय फार्मूला है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून कितनी होती है, 1.618 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ पे कितनी थी भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मून वाली वैल्यू 1/6 होती है, मून वाली वैल्यू 1/6 होती है ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब सिंपल बात, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है तो इसका मतलब है टाइम पीरियड को क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, टाइम पीरियड को इंक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब ग्रेविटी कम होगी तो पेंडुलम स्लो स्लो मूव करेगा ना, जब स्लो आएगा, स्लो वापस जाएगा, तो लाजमी सी बात है कि उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगी।
इन्हीं चीज़ों को घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। अब अगर इसको फिर से सेकंड्स पेंडुलम बनाना है, अगेन सेकंड्स पेंडुलम डेवलप करना है, तो अब लेंथ का क्या करें? टाइम पीरियड बढ़ गया था, 2 सेकंड की बजाय टाइम पीरियड कितना हो गया, 6 सेकंड के बराबर हो गया था। अब क्या करना है, फिर से सेकंड पेंडुलम बनाना है। तो सेकंड पेंडुलम बनाने के लिए अब लेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा? क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब लेंथ को जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस है सारी चीज़ों की, इन सारी चीज़ों को क्लियर रखिएगा। फिर इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आपसे पूछता हूँ फिर। और देखिए सेकंड पेंडुलम था, मून पे लेकर गए, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुई, टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब टाइम पीरियड बढ़ चुका है, हम ये चाह रहे हैं कि इसको फिर से सेकंड पेंडुलम बनाए, तो लेंथ और टाइम पीरियड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो क्या करेंगे, अब लेंथ को डिक्रीज करेंगे, लेंथ को डिक्रीज करेंगे ताकि टाइम पीरियड कम होने के बाद फिर से वही 2 सेकंड के बराबर हो जाए। अब एक बात और बताइएगा, अर्थ और दूसरा था जुपिटर। सेकंड पेंडुलम था करा के ले गए जुपिटर। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड अब जुपिटर पे जाके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? टाइम खत्म हो रहा है, नहीं बता देता हूँ, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π√L/g। क्लियर? अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ जुपिटर कितनी होती है, 25.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट जुपिटर 2.63 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। क्लियर? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मतलब टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल 0.56 सेकंड रह गया। अब क्या करना है, अगेन सेकंड्स पेंडुलम बनाना है, तो लेंथ का क्या करें? अगेन सेकंड्स पेंडुलम बनाना है, तो लेंथ का क्या करें? लेंथ विल बी इंक्रीज। शाबाश, लेंथ को अब इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, आखिरी बात, आज का आखिरी एमसीक्यू। बच्ची है, स्विंग पे बैठ के मूव कर रही है, ऐसे ही हुई, स्विंग पे बैठी हुई, ये मूव कर रही है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड था। फिर क्या हुआ, इस बच्ची के जो पेरेंट्स थे इन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। होते ना पेरेंट्स बहुत सारे बच्चों को छोड़ के अजीब इधर उधर देखना शुरू कर देते। तो बच्ची जज्बाती हो गई, जज्बाती होके ये उठ के खड़ी हो गई और अब इसने मूव करना शुरू कर दिया। टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले टाइम पीरियड टी था, अब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, अब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा? मुनीवर रहमान, शाबाश। टाइम पीरियड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, L/g। जब तक ये बच्ची
तमीज से सुकून से बैठी हुई थी ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकरीबन इधर था, मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम ज़्यादा थी, ठीक है। फिर क्या हुई, उठ के खड़ी हो गई ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट होने का मतलब पेंडुलम की लेंथ कम हो गई। जब लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड जो है वो इसका साथ साथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में टाइम पीरियड की वैल्यू को कम हो जाना चाहिए। लेंथ बढ़ नहीं रही। आयशा शेख, बात समझ में आई? इब्राहिम साहब सही बोल रहे हैं। आयशा, बात समझ में आ गई ना? लेंथ बढ़ नहीं रही है, ये उठ के खड़ी हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले इसकी बॉडी के अंदर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, क्योंकि जिस सरफेस पे बैठे हुए होते हैं उसका मास तो बहुत कम होता है, मेन मास तो हमारा ही होता है। जब उठ के खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आया, लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ठीक है। बस इससे पहले कि आज का पूरा यूनिट खत्म हो जाए, मीटिंग खत्म हो जाए, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकें। इस मीटिंग का टाइम भी एंड पे आ रहा है। फर्स्ट स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी रखिएगा। देन सेकंड स्क्रीनशॉट, देन थर्ड स्क्रीनशॉट, नाइस। फोर्थ स्क्रीनशॉट, देन फिफ्थ स्क्रीनशॉट। एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है इसलिए ज़्यादा मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। आप कॉपी करते हुए इसको थोड़ा सा जूम करके फिर इसको देख लीजिएगा। 5 हो गए। नेक्स्ट, सिक्स्थ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट, सेवंथ स्क्रीनशॉट, देन एट स्क्रीनशॉट, लास्ट। सही बच्चों, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे वेव्स के पोर्शन से, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।